हमारे बुजुर्ग, दादा दादी और माता पिता ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया है। अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। आपका एक छोटा सा कदम, एक लाइक और सब्सक्राइब, उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? आइए, एकजुट होकर उनकी पेंशन के हक की मांग करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को जितना हो सके शेयर करें और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। क्या आप हमारे बुजुर्गों का सहारा बन सकते हैं? EPS 95 हायर पेंशन, सुप्रीम कोर्ट और सरकार को EPFO कर रहा नजरअंदाज। कानूनी लड़ाई की राह पर निकले कर्मचारी EPS 95 हायर पेंशन को लेकर भिलाई स्टील प्लांट के 11,000 कर्मचारी चिंतित हैं। EPFO की खामोशी के खिलाफ वे कानूनी लड़ाई की राह पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा। EPS 95 हायर पेंशन भारतीय स्टील उद्योग के अग्रणी भिलाई स्टील प्लांट BSP के 11,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी EPS 95 हायर पेंशन योजना को लेकर चिंतित हैं। यह चिंता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की खामोशी से उपजी है, जिसने इस योजना के अंतर्गत पेंशन के विस्तार के आवेदनों को लटकाए रखा है। EPS 95 हर पेंशन क्यों है जरूरी? 95 हायर पेंशन योजना का मूल उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने करियर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपनी अंशदान राशि को बढ़ाया है। समस्याएं और संघर्ष। भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व वित्तीय महाप्रबंधक BN अग्रवाल ने इस कारण को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष की कमान संभाली है। उनका मानना है कि EPFO द्वारा देरी के कारण न केवल पेंशन भोगियों का अधिकार प्रभावित हो रहा है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया का भी उल्लंघन है। कानूनी मोर्चा। भिलाई स्टील प्लांट के PF ट्रस्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आधार बनाकर यह लड़ाई अब कानूनी रूप ले चुकी है। EPFO के रवैये के खिलाफ उठाया गया यह कदम विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक चुनौतियों को सामने लाता है। वित्तीय जटिलताएं द्वारा जारी डिमांड नोटिस के बाद जमा किए गए लाखों रुपए वापस कर दिए गए, जिससे पेंशन भोगियों में असंतोष और निराशा बढ़ी है। इससे यह प्रश्न उठता है कि आखिर EPFO की मंशा क्या है और यह वित्तीय प्रबंधन में कैसे योगदान दे रहा है। नैतिक और न्यायिक प्रश्न। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या EPFO सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अनुपालन कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? इस बात को लेकर अधिकारियों और पेंशन भोगियों के बीच मतभेद और तनाव है। EPS 95 हायर पेंशन योजना से जुड़े मुद्दे न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक और कानूनी चुनौतियों को भी प्रस्तुत करते हैं। यह मामला न्यायिक समीक्षा की मांग करता है और इससे संबंधित सभी पक्षों को समुचित न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद है। EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगे पूरी करे। मोदी सरकार आर्थिक संकट से जूझ रहे पेंशनर्स के लिए पर्याप्त नहीं। 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन पर्याप्त नहीं है और सरकार से तत्काल राहत की आवश्यकता है। EPS 95 भारत की कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों के सामने आर्थिक अनिश्चितताओं का बड़ा संकट खड़ा है। इस समय जब न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है, वहीं पेंशन भोगियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। यह मांग इसलिए भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि अनेक पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन उनके जीवनयापन के लिए नाकाफी है। मुंबई के आजाद मैदान में एक सभा के दौरान कमांडर अशोक राउत ने दावा किया कि प्रतिदिन 200 से 250 पेंशन भोगी असमय मौत को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है।
इस तरह की चिंताजनक स्थिति में पेंशन भोगियों की ओर से मोदी सरकार से तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की गई है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर सक्रिय रहे बस्करन सुब्रमण्यम अय्यर ने भी इसी बात को उठाया है कि सरकार को गरीब पेंशन भोगियों की ओर से तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उनका कहना है कि इस संकट के समय में सरकार को चाहिए कि वह पेंशन भोगियों के दुख दर्द को समझे और उनकी मदद करे। सी उन्नीकृष्णन की निराशा इस बात से भी झलकती है कि वर्तमान सरकार से उन्हें कोई विशेष उम्मीद नहीं है। उनके अनुसार सरकार का रवैया पेंशन भोगियों के प्रति उदासीन बना हुआ है, जिससे उनकी निराशा और बढ़ जाती है। इस मामले पर रिचर्ड फ्रीमैन और वादिराजा राव जैसे प्रभावित पक्ष भी यह महसूस करते हैं कि नेताओं की नरमी और देरी से नीतियां लागू करने की प्रक्रिया ने पेंशन बढ़ोतरी में विलंब को जन्म दिया है। यह समय सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में है, जहां उन्हें यह दिखाना होगा कि वह वास्तव में देश के वरिष्ठ नागरिकों के हित में कैसे कदम उठा सकती है। पेंशन भोगियों की बढ़ती हुई मांग और आर्थिक तंगी के इस दौर में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि न केवल उनकी जरूरत है बल्कि उनका अधिकार भी है। 4% दा हाइक्ड लो जी दा में हो गई 4% की बढ़ोतरी, सरकार ने दी खुशखबरी। 4% दा हाइक्ड मिजोरम सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस में नवंबर से 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री लालधोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। 4% दा उन्होंने कहा कि दा में बढ़ोतरी क्रिसमस का उपहार है और यह नवंबर से लागू होगी। अधिकारी ने बताया कि भत्ते में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 40% दा के रूप में मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना और इसके अंतर्गत 16 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में मिजोरम सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने मिजोरम सरकार को आयोग गठित करने के लिए 2 महीने का समय दिया। मिजोरम राज्य सरकार के कर्मचारियों के दाम में हुई है 4% बढ़ोतरी। 4% दा मिजोरम सरकार ने नवंबर से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री लालधोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी दा की गुड न्यूज। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसब्री से अपने वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वे 7वें वेतन आयोग के तहत अक्टूबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी दा मूल वेतन का 50% है, जिसे मार्च 2024 में 4% की बढ़ोतरी के बाद बढ़ाया जाएगा। इस समय उम्मीद है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा सरकार द्वारा दिवाली से पहले अक्टूबर में दा वृद्धि की घोषणा करने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में दा में वृद्धि की गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समायोजित करके उन्हें महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। अभी 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस भत्ते का लाभ उठाते हैं, जो बढ़ती जीवनयापन लागतों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। ऐसे होती है दा बढ़ोतरी की गणना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दा वृद्धि का फॉर्मूला पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या ICPI के औसत पर आधारित है, जिससे यह सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन गणना का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। देखें वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से दा की घोषणा सरकारी कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार उनके वेतन को समायोजित करके मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि 18,000 रुपए के मूल वेतन वाले किसी कर्मचारी को वर्तमान में 9,000 रुपए दा मिल रहा है, तो 3% की बढ़ोतरी लागू होने पर उनके मासिक भत्ते में 540 रुपए की वृद्धि हो सकती है। यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करती है, तो इससे महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस बढ़कर 9,720 रुपए हो जाएगा, जो बढ़ती जीवनयापन लागत के बोझ को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।